हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित विज्ञान का यह अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जो है ऐसे 20 प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी होगा। हमारे स्क्रीन पर पहला नंबर सवाल आया है कि यदि किसी गतिमान वस्तु का वेग 1.5 गुना बढ़ा दिया जाए, यानी 1.5 गुना कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो याद कीजिए कि काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। तो किसी भी गतिमान वस्तु है, m उसका मास है यानी द्रव्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। हम लोग को परिवर्तन किस में करना है, तो v यानी वेलोसिटी, उसके वेग में। तो वेग में उसके अगर हम लोग परिवर्तन करते हैं v में, v को कितना कर दे रहे हैं, 1.5 गुना कर दे रहे हैं, अर्थात 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर क्या होता है, 225। तो इसलिए 1.5 का क्या होगा, 2.25 हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर किसी गतिमान वस्तु के वेग को 1.5 गुना किया जाए तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, वह 2.25 गुना हो जाएगी। यानी ऑप्शन सी पहले नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार अगर वेलोसिटी बढ़ाई जाए, जितनी गुना किया जाए, आप उसका स्क्वायर करके आप निकाल सकते हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी। दूसरी बात आएगी अगर स्थितिज ऊर्जा पे, तो अगर कोई वस्तु है, स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है यानी स्टैटिक एनर्जी बराबर क्या होता है कि mgh। स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, mgh। m का मान हो गया वस्तु का द्रव्यमान, g हो जाता है गुरुत्वाकर्षण, और h हो जाता है ऊंचाई। तो स्थितिज ऊर्जा में क्या है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर बढ़ेंगे वस्तु के स्थितिज ऊर्जा की मान बढ़ती जाएगी। अगर कोई 5 केजी का वस्तु जमीन पर है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, और वही वस्तु अगर छत पे है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि ऊंचाई उसमें बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अगर द्रव्यमान समान है तो गतिज ऊर्जा में उसके गति को बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है, और स्थितिज ऊर्जा में उसके ऊंचाई को बढ़ाने से ऊर्जा बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है कि काले वस्त्र के मुकाबला श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होता है। यानी काले वस्त्र के कंपैरिजन में लोग गर्मी की मौसम में हमेशा सफ़ेद कपड़ा पहनना क्यों पसंद करते हैं। तो इसका कारण यह है कि जो सफ़ेद वस्त्र होते हैं उस पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश की किरणें सभी को वो क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। अपने पास कोई भी किरण को वह नहीं रोकता है। जब सारी किरणों को परावर्तित कर देता है तो हमें उससे प्राप्त विकिरण से गर्मी का एहसास कम होता है। वहीं इसके ये में अगर कंपैरिजन में देखा जाए काले वस्त्र को, तो काले वस्त्र जो है वो उस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश के 7 रंगों के मिश्रण को क्या करता है कि एब्जॉर्ब कर लेता है, किसी को परावर्तित नहीं करता है। इसलिए उसमें हम लोग को गर्मी का एहसास ज़्यादा होता है। इसलिए ठंडी के मौसम में काला वस्त्र और गर्मी के मौसम में जो है सफ़ेद वस्त्र पहनना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर पड़ने वाले सभी प्रकाश की किरण को परावर्तित करता है। अर्थात दूसरा नंबर प्रश्न का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों, एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर करेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना जरूर कीजिएगा। सवाल है कि अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। तो अवतल लेंस के केस में हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनता है। हमेशा वहाँ क्या आता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। यानी तीसरा का ऑप्शन बी सबसे सही जवाब है। सवाल नंबर चौथा है कि चमगादड़ की ध्वनि कैसी होती है। जो ध्वनि चैप्टर में पिछले दिनों हम प्रश्न लेकर आए थे उसमें बताए थे कि ध्वनि का जो ये है ऑडिएबल रेंज है वह क्या होता है, वो ध्वनि का जो मनुष्य की कान सुन पाते हैं वो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज, HZ का मतलब हो गया हर्ट्ज, जो कि आवृत्ति की इकाई है। तो इसी आवृत्ति की ध्वनि को हम लोग सुन पाते हैं। लेकिन चमगादड़ जो है, जो देखते हो कि जब घरों में आता है तो गोल गोल पूरे चारों ओर रूम के चक्कर काटता है, फिर अचानक से वेंटिलेटर, खिड़की या फिर दरवाजे होकर के बाहर निकल जाता है। क्योंकि वो क्या करता है, प्राश्रव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न करता है और इको सुनता है, और इको जब उसको सुनाई देता है तो उसे लगता है कि यहाँ पर अवरोध है,
इसलिए वो अपना रास्ता परिवर्तन करता रहता है और जब जहाँ से इको सुनाई नहीं देता उस डायरेक्शन में वो चला जाता है और इसी कारण खिड़की वगैरह से वो बाहर हो जाता है। तो जो चमगादड़ होता है वो कहाँ किस प्रकार की ध्वनि ये करता है, तो वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि जो है ना वो उत्पन्न करता है, यानी वो प्राश्रव्य ध्वनि होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 5वां है कि ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो पहली बात कि ध्वनि प्रकाश की तरह जो है किसी भी बिना माध्यम के नहीं चलती है, क्योंकि प्रकाश का गमन जो है वह निर्वात में भी हो पाता है लेकिन ध्वनि का गमन निर्वात में नहीं हो पाता है। ध्वनि के लिए ठोस, द्रव और गैस में से कोई एक मीडियम होना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो ध्वनि की सबसे तेज गति है तो जल है और ग्लिसरीन ये दोनों द्रव है, वायु है ये गैस है, लेकिन कांच है तो कांच यानी ठोस है, तो ठोस में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है, अर्थात ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है हमारे स्क्रीन पर कि पानी की एक बाल्टी को केवल एक हाथ में ले जाने के बजाय 2 बाल्टियों को अलग अलग दोनों हाथों में ले जाना आसान क्यों होता है। तो पानी की एक बाल्टी को एक हाथ में लेकर के जब आदमी चलता है उसके कंपैरिजन में दोनों हाथ में अगर पानी की बाल्टी लेकर के चलता है तो उसे चलने वाले को थोड़ी सी आसानी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुरुत्व केंद्र तथा संतुलन केंद्र पैरों में होता है, जिस कारण उसे चलने में आसानी होती है। 6 का ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7वां है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से गिरता है क्यों। तो पैराशूट जो है वो धीरे धीरे नीचे आता है और पत्थर जो है वो जल्दी से नीचे आ जाता है। हालांकि दोनों का द्रव्यमान अगर समान हो फिर भी जो है पैराशूट बाद में पहुंचेगा और पत्थर पहले पहुंचेगा, क्योंकि जो पैराशूट का क्षेत्रफल होता है वो क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और पत्थर का क्षेत्रफल कम होता है। तो पैराशूट का क्षेत्रफल ज़्यादा होने के कारण जो वायु का ये प्रेशर रहता है, वायु का प्रतिरोध जो वायु उत्पन्न करता है वस्तु को नीचे आने में, तो वो वायु द्वारा ज़्यादा क्षेत्रफल रहेगा तो ज़्यादा प्रतिरोध लगाया जाएगा। इसलिए ज़्यादा प्रतिरोध लगाया जाएगा तो उसकी चाल क्या होगी, धीरे होगी। वहीं पत्थर का क्षेत्रफल कम होगा तो पत्थर पर वायु के द्वारा कम प्रतिरोध लगाया जाएगा और कम प्रतिरोध लगाया जाएगा तो उसकी चाल क्या हो जाएगी, तेज होकर के वो पहले ज़मीन पर आ जाएगी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, क्योंकि पैराशूट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा होता है अतः वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर है 8 कि घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका, यानी घरेलू का जो हम लोग के घरों में इस्तेमाल होने वाला फ्यूज है उसका तार किस धातु का बना होता है। तो इसका है कि जिसका गलनांक कम होगा उस धातु का बना होगा, ताकि जब भी किसी प्रकार के अभितारण की स्थिति उत्पन्न हो यानी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि वो तार गल जाएगा और हमारे जो ये लगे हुए उपकरण हैं वो सुरक्षित बच जाएंगे। सवाल नंबर 9वां है कि अति चालक वह चालक है जिसका शून्य होता है। तो अति चालक में क्या शून्य होता है, याद रखिएगा कि अति चालक की स्थिति में प्रतिरोध का मान शून्य होता है, यानी अति चालक उसको कहेंगे जहां जिसके पदार्थ का प्रतिरोध क्या हो, शून्य हो। अर्थात 9वां का ऑप्शन सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अति चालक वह है जिसका प्रतिरोध शून्य है। सवाल नंबर 10 है कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है किस पर, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, या न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे जिसको हम लोग कक्षा के नाम से जानते हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या रहता है, कक्षा रहता है और कक्षा में कौन घूमता रहता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें से किस पर रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। याद रखिए जब आप पढ़े होइएगा पीरियोडिक टेबल, क्लास 10th में भी पढ़ना था, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है कि अलग अलग लोगों ने जब तत्वों को सजाना शुरू किया, डोब्रेनर ने, न्यूलैंड्स ने, फिर उसके बाद जो है मेंडलीव ने, फिर लास्ट में अभी जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल उपलब्ध है वो मोस्ले के द्वारा सजाया गया पीरियोडिक टेबल है। तो उसमें सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने द्रव्यमान के आधार पर सजाया, लेकिन लास्ट में मोस्ले ने क्या कहा कि अगर तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण जो है उसके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि तत्वों का जो रासायनिक गुण है वह उसके परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। और परमाणु संख्या किसको कहते हैं, प्रोटॉन की संख्या को। अर्थात 10वां का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा
कि न्यूक्लियस के प्रोटॉन की संख्या पर उसका रासायनिक गुण निर्भर करता है, क्योंकि न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन कक्षा में होंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन कक्षा में होंगे वही उसमें बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होंगे वही अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। सवाल नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। 11 है। 10 प्रश्नों को अब तक कवर किए हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इन 10 प्रश्नों में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और वह अंत तक बने रहिए। आपको यह क्लास बहुत लाभकारी होगा और आपकी परीक्षाओं में यह बहुत बेनिफिट साबित होने वाला है। सवाल नंबर 11 है कि तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है। धातु का नाम आएगा तब तो आप जल्दी से मरकरी का उत्तर सही करके आप 1 नंबर हासिल कर लेंगे। हालांकि इसमें मरकरी ऑप्शन में नहीं है, तो आप जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। मरकरी ऑप्शन में डाल के और कंफ्यूज किया जाएगा कि अधातु है और मरकरी है और तरल अवस्था पूछ रहा है, तो जल्दी से हम लोग को घबराना नहीं है। यहाँ पर तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु पूछी जा रही है, यानी वह अधातु जो लिक्विड फॉर्म में है, तो वह ब्रोमीन है। ऑप्शन ए, 11वां का ऑप्शन ए है। आप अगर हमसे पहले उत्तर कर पा रहे हैं तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 12 है कि वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अपने ही ऑक्साइड ऐसे धातु जो अपने ही ऑक्साइड के परत से सुरक्षित होती है वह है लोहा। लोहा का ऑक्साइड जब उसके ऊपर लग जाता है तो फिर अंदर का जो बचा हुआ लोहा है वो सुरक्षित रह जाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आयरन जो है लोहा जो अपने ही ऑक्साइड के परत बना करके सुरक्षित रह जाती है। सवाल नंबर है 13 के निम्न किसी बिजली की इस्त्री यानी प्रेस को जो हम लोग आयरन करते हैं बिजली से कपड़ों पर, तो किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए यानी प्रेस करने के लिए जिस धातु का उसमें प्रयोग होता है वह है नाइक्रोम। ऑप्शन सी 13वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। सवाल नंबर 14 है कि यहाँ ये स्टेनलेस स्टील में कौन सी मिश्र धातु पाई जाती है। तो स्टेनलेस स्टील में जो है यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 ऑप्शन समान दे दिए हैं, ये टाइपिंग मिस्टेक है जिसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। क्रोमियम और आयरन ऑप्शन बी कहिए या ऑप्शन सी कहिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 15 है कि अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। अगर कपूर में अशुद्धि है तो उस कपूर को फिर शुद्ध किस प्रकार से किया जाएगा। तो याद रखिए, कपूर को जब गर्म किया जाता है, कपूर जो ठोस अवस्था में होता है, गर्म करने के पश्चात वो द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, वह ठोस से सीधा गैसीय अवस्था में जाता है। पुनः जब उस गैस को संघनित करते हैं, उसको ठंडा करते हैं, तो वह गैस से फिर द्रव अवस्था में नहीं आता है, वह फिर क्या होता है कि डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार की जो यह क्रिया है कि ठोस से सीधा गैस और गैस से सीधा ठोस में परिवर्तन होना, यह ऊर्ध्वपातन कहलाता है, और इसी ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा जो है अशुद्ध कपूर को शुद्ध किया जाता है। सवाल नंबर 16 है हमारे स्क्रीन पर कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम के औषधि किससे प्राप्त किया जाता है। तो मलेरिया के निदान के लिए यानी मलेरिया जैसी बीमारी से बचने के लिए आर्टीथर का इस्तेमाल जो है वो बीजीय पादप से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 17 है हमारे स्क्रीन पर कि किसी फसल का विकास पुष्प क्रम में होता है, किस फसल का विकास पुष्प क्रम में यानी फूल के रूप में उस फल का विकास होता है। तो फूल से तो फल पकड़ते हैं, अमरूद में भी पहले फूल फिर फल, तो ये फूल के रूप में उस पूरे फल का विकास जो है वो पाइनएप्पल अनानास का है। जब आप अनानास को देखेंगे तो बिल्कुल फूल की तरह लगता है, वो फूल के शक्ल में पूरा फल विकसित होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 18 है कि स्थल पर सर्वप्रथम उगने वाले पौधे कौन से थे, यानी कौन से प्रकार के पौधे सबसे पहले स्थल पर उगे थे। आवृत बीजी या ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस या फिर अनावृत बीजी पौधे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी के ब्रायोफाइटस पौधे जो है वो सबसे पहले स्थल पर उगे थे। 18वां का बी सबसे करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 19 है कि जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है। जब जीवाणुओं को पूर्णतः यानी पूरी तरह से समाप्त करने की जो क्रिया है उसको निर्जमीकरण कहते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 20 है कि पत्तों में दिखाई देने वाली शिराएं क्या कार्य करती है। तो जो शिराएं पत्तों में दिखाई देती है उनका कार्य प्रकाश संश्लेषण का है या फिर वाष्पोत्सर्जन करने का है या भंडारण या चालन। तो सही उत्तर के रूप में ऑप्शन डी जाना जाएगा
के जो शिराएँ पत्तियों में दिखाई पड़ती है उसका काम चालन का है, यानी वो जैसे जड़ों से पानी लेकर के आना और फिर वो भोजन को पहुंचाना, ये सारा चालन का काम जो है पत्तियों के द्वारा किया जाता है, जिसके लिए जाइलम और फ्लोएम नामक ऊतक जिम्मेदार होते हैं। दोस्तों 20 अभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें कवर कर चुके हैं, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। हम मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।